डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन फिंगर टिप्स, जो कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है बेसिकली, इनकम टैक्स ये कहता है कि एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम टैक्स in respect of a tax year on his taxable income as per applicable tax rate and from the resulting amount deduct tax credits। अच्छा, ये बेसिकली आपका जो है ना बेसिक फार्मूला है इनकम टैक्स का, जो आपको ये कहता है कि बेसिकली हर पर्सन ने एक टैक्स ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स पेएबल कंप्यूट करना है। और वो कैसे कंप्यूट करेगा? अपनी टैक्सेबल इनकम को एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेगा उससे, और उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेगा तो इनकम टैक्स पेएबल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो क्या है जी? पर्सन क्या है? तो पर्सन बेसिकली आपके चार तरह के हैं: इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चार आपके जो है पर्सन्स हैं। उसके बाद सवाल था ये कि भाई उसने अपनी एक टैक्स ईयर के लिए इनकम कंप्यूट करनी है। तो टैक्स ईयर आपके जो है ना, ये वो पीरियड होता है जिसके अगेंस्ट आप अपनी टैक्सेबल इनकम लेते हैं और उसके अगेंस्ट आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। टैक्स ईयर्स लॉ ने तीन तरह के बताए हैं। नंबर 1 आपका है जी नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 है आपका स्पेशल टैक्स ईयर और नंबर 3 है आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर याद रखिएगा 12 मंथ्स का होता है और ये 30 जून पे एंड हो जाता है। और ये जो होता है स्पेशल टैक्स ईयर, ये भी 12 मंथ्स का होता है, लेकिन ये 30 जून के ऊपर क्लोज नहीं होता। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्या कंडीशन है? जब भी आपका एक टैक्स ईयर दूसरे से में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो जो बीच का ट्रांजिशनल पीरियड होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पीरियड भी समझ आ गया। अब हमने ड्राइव करनी है अपनी उसके लिए अच्छा टैक्सेबल इनकम। अच्छा, उससे पहले ये बता दूँ, ये जो ब्रैकेट में फार्मूला आपको दिया जा रहा है इसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। इसका नाम होता है टैक्स लायबिलिटी, यानी इस बंदे की इस साल में टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। और पेएबल क्या होता है? जब वो टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर लेता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको कहते हैं पेएबल। अच्छा, टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए आप ये देखें कि लॉ ये कहता है कि बेसिकली ना 5 हेड्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स कौन से हैं? सबसे पहले सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हैं आपके बेसिकली। इसमें लॉ कहता है कि आपने ना इन 5 हेड्स में इनकम लेके जानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, या आपकी इनकम क्या है? चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू टैक्स है, या वो क्या है? एग्जैम्प्ट है, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। अच्छा, लेकिन लॉ एक और चीज़ आपको कहता है कि भाई आप ना अपना स्टेटस देख लें। कौन सा स्टेटस? ये जो आपका पर्सन का स्टेटस है ना, पर्सन का एक आपका टैक्स ईयर आ गया, पर्सन का जो स्टेटस है ना वो दोबारा देख लें आप। क्या दोबारा देख लें? कि आप रेजिडेंट पर्सन हैं या आप हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन। अच्छा भाई, ये क्यों हमने देखना है? ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि अगर आप रेजिडेंट होंगे तो आपने अपनी पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स दोनों पे टैक्स देना है। यानी ये जो आपने इधर चार्जेबल टू टैक्स में पाकिस्तान सोर्स भी लेनी है और फॉरेन सोर्स भी लेनी है। और अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट। तो हमने 4 तरह के पर्सन्स देखे। तो सबसे पहले हम इसमें से डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट बनेगा? आर लिख दिया, रेजिडेंट कब बनेगा? तो इसमें आप ये देखेंगे कि अगर उसने 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगा।
नंबर 2, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, और उसको अब्रॉड पोस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो तब भी वो रेजिडेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे AOP की, तो AOP कब रेजिडेंट होगी, तो उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ AOP। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर पाकिस्तान में आ जाता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। और लास्ट में आपने देखनी है जी कंपनी। तो कंपनी के केस में आपके 3 क्राइटेरियाज हैं। 3 में आपने क्या देखना है, नंबर 1 आपने ये देखना है कि क्या वो इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तानी लॉ के अंडर हुई है तो रेजिडेंट। अगर नहीं हुई तो आपने उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली किसी भी टाइम पूरा का पूरा पाकिस्तान में आ गया तो वो रेजिडेंट कंपनी हो जाएगी। और एंड में 2 गवर्नमेंट्स आती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये दोनों आपकी रेजिडेंट होती है। अच्छा, जो हमने चौथी कैटेगरी बताई थी उसमें सिर्फ आपकी जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेजिडेंट है, बाकी सब जो है वो आपकी नॉन रेजिडेंट्स। तो अब मुझे समझ आ गई कि भाई मैंने हर पर्सन ने एक टैक्स ईयर का वो जो पीरियड है उसके अंदर वो देखना है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है कि रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो अपनी पूरी दुनिया की इनकम टैक्स करवानी है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स करवानी है। अच्छा, लॉ लेकिन आपको ना एक और जगह फिर यहाँ पे आके दोबारा रोकता है, कहता है चार्जेबल टू टैक्स तो हैं, लेकिन ना इस चार्जेबल टू टैक्स जो आपकी इनकम्स होती हैं ना वो चार्जेबल टू टैक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना वो कहता है कि आपने बेसिकली जो FTR है ना, फाइनल टैक्स रिजीम, वो इसमें शामिल नहीं करनी। दूसरे नंबर पे कहते हैं जो सेपरेट ब्लॉक हैं वो भी इसमें शामिल नहीं करनी है आपने, रिजीम्स। अच्छा जी, फिर कौन सी शामिल करनी है, तो कहते हैं NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली आपने शामिल करनी है। अच्छा जी, अब FTR और सेपरेट ब्लॉक और NTR हैं क्या? FTR वो इनकम होती है, इसका ना अलग से टैक्स रेट दिया हुआ होता है आपको, और ये ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है, इससे कोई एक्सपेंसेस आप माइनस नहीं कर सकते, और ये इस टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। दूसरे नंबर पे सेपरेट ब्लॉक भी इसका पार्ट नहीं बनती, इसके भी सेपरेट टैक्स रेट्स होते हैं, ये भी ग्रॉस इनकम पे टैक्स होती है। पीछे रह गई NTR। तो NTR में आप क्या करते हैं, किसी भी हेड की जो अगर लेट सपोज इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपका, तो उसके आप क्या करेंगे, ग्रॉस इनकम, उसमें से जो उसके एक्सपेंसेस या डिडक्शंस हैं वो माइनस करेंगे, लेस, और उसके बाद जो इनकम आएगी वो आप यहाँ लेकर जाएंगे चार्जेबल टू टैक्स में, NTR वाली, और उसके एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली अपनी सारी इनकम्स जो NTR वाली हैं हर हेड में, जो भी आपकी वट एवर इनकम है, यहाँ पे इसको टोटल करते हैं और एग्जाम्ड को भी करते हैं। अच्छा, एग्जाम्ड ने तो टैक्स नहीं होना, लेकिन इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इसको कहते हैं टोटल इनकम। इसको क्या कहेंगे, टोटल इनकम। अच्छा, लेकिन अभी ये टैक्सेबल इनकम अभी भी नहीं बनी। इसको टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए आप इसमें से लेस करते हैं क्या, डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके 5 हैं, ठीक है। नंबर 1 ज़कात, WWF, WPPF, उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन डेट, और एंड में एजुकेशनल एक्सपेंसेस वाले प्रॉफिट डिडक्टेबल अलाउंस। ये 5 है। अच्छा जी, मैंने ये 3 अलग क्यों लिखे और ये 2 अलग क्यों लिखे? क्योंकि इन 3 के रेलिवेंट लॉज हैं। अगर आप इन 3 को उन रेलिवेंट लॉज के मुताबिक पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा, लेकिन ये जो 2 हैं इनकी कंडीशंस बताई हैं, इन पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और ये दोनों इंडिविजुअल को मिलते हैं। ठीक हो गया। जब आप ये माइनस कर लेंगे डिडक्टेबल अलाउंस यहाँ पे, तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगी उसको कहेंगे आप टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, अब ये जो टैक्सेबल इनकम आ गई आपके पास, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टैक्स रेट से। अच्छा जी, टैक्स रेट बेसिकली अगर हम देखें तो टैक्स रेट्स क्या हैं आपके जो नॉर्मल टैक्स रिजीम के रेट्स हैं ना, वो आपके इंडिविजुअल के 2 टेबल्स दिए हुए। आपने देखना, आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल की 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्स रेट्स है। एक है आपका नॉन सैलरीड और एक है आपका सैलरीड।
अब यहाँ बात समझने वाली है कि सैलरीड इंडिविजुअल कौन सा होता है, जिसकी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से सैलरी एक्सीड कर जाए वो सैलरीड होता है, अदरवाइज नॉन सैलरीड होगा। अच्छा, नॉन सैलरीड का आपका वैसे जो टेबल 1 दिया हुआ है वो अप्लाई होगा और सैलरीड का आपका टेबल 2 अप्लाई होगा। उसके बाद एओपी का एक ही टेबल दिया हुआ है, एओपी के तो उसके अपने टैक्स रेट हैं और कंपनी का भी जो है वो अपना टैक्स रेट दिया हुआ है। तो बेसिकली आपके एनटीआर के 3 टैक्स, तो उसके बाद जब आप इसे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपकी वर्कआउट हो जाएगी, और टैक्स लायबिलिटी जब आप वर्कआउट कर लेंगे उसके बाद आप माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में सबसे पहले आपके पास आता है जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सिर्फ रेजिडेंट को ही मिल सकता है क्योंकि वो ही अपनी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो यहाँ पे टैक्स करवाता है। तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा किसको, रेजिडेंट को। उसके बाद अगर ये मिल गया, उसके बाद ये डिडक्ट करने के बाद सेक्शन 61 to 65G जो है ये वाले आपके टैक्स क्रेडिट्स माइनस होते हैं, और एट द एंड आपके सेक्शन 147 एंड 168 के टैक्स क्रेडिट माइनस होते हैं। जब ये माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इनकम टैक्स पेएबल आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो देखिए, हमने आपका जो बेसिक फार्मूला है जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आपका इनकम टैक्स का है, तो वो इनकम टैक्स पेएबल है, जो आप कहते हैं टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट्स लेस टैक्स क्रेडिट्स। अब ये क्या है जी, अब टैक्सेबल इनकम होती क्या है, ये सवाल समझने वाला था। तो देखें होती क्या है, आपने ना सबसे पहले आपने अपना स्टेटस देखना है, आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया की इनकम यहाँ पे लेके आएंगे, और अगर आप जो है नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तानी इनकम। दूसरे नंबर पे आपने अपनी इनकम की रिजीम्स देखनी है, एफटीआर इनकम निकाल देना है, सेपरेट ब्लॉक निकाल देना है, और सिर्फ एनटीआर आप यहाँ लेके जाएंगे ऑन नेट इनकम बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेट इनकम मीन्स ग्रॉस इनकम में से आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। उसके बाद जब ये आपकी सारे हेड्स की इनकम इकट्ठी हो जाएगी एनटीआर की, तो जो अमाउंट रिजल्टेंट आएगी उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो है वो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता जाऊँ कि आपके ना कुछ जगहों पे एनटीआर के साथ मिनिमम टैक्स एमटीआर भी अप्लाई होता है, जो कि सेक्शन 113 का है। मिनिमम टैक्स रिजीम किस पे अप्लाई होती है, रेजिडेंट कंपनी। नंबर 2 अगर आप देखें तो पी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट और इंडिविजुअल और एओपी जिनका टर्न ओवर 100 मिलियन और अबव है, उनके ऊपर एमटीआर और एनटीआर दोनों अप्लाई होंगी। दोनों अप्लाई क्या होंगी कि उन्होंने मिनिमम टैक्स रिजीम यानी टर्नओवर का 1.25% भी कैलकुलेट करना है और एनटीआर ये वाला टैक्स भी कैलकुलेट करना है, जो हायर होगा वो पे करेंगे। लेकिन ये सिर्फ 4 कैटेगरी ऑफ पर्सनस ने ये दोनों टैक्स एट अ टाइम कंप्यूट करने हैं। तो आई होप कि आपको ये ओवरऑल सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ऑन फिंगर टिप्स, और ये आपके लिए रिवीजन के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। एंड कीप इन टच फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।